Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 24 सितंबर 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लेबनान को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपके पास में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंडिया है वो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया भर में लीड करता है, और यहीं पर आगे एक और चीज़ ऐड कर दी गई है कि जब बात आती है फिश प्रोडक्शन की तो उसमें भी हम दूसरे नंबर पर लीड करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसका मेन पर्पस क्या है, जो फिशरीज बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं इसके माध्यम से टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो ये जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना, इसको पढ़कर और बाकी ये जो एक्टिविटीज़ है इसको पढ़कर कनेक्ट करके आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलो शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जिसका डिस्कशन आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल से। पहले दोस्तों अखबार में पेज नंबर 1 पर जाओगे तो पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के हमने अपने इंडियन एक्सप्रेस के वाले वीडियो के अंदर में ऑलरेडी कवर कर लिया है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखता भी है या वो मटेरियल स्टोर करता है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर में तो वो एक अपराध होगा, उसको जेल हो सकती है। तो क्या क्या इसमें प्रोविज़न है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके अलावा पेज नंबर 1 पर ही एक और आर्टिकल बगल में ही आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे बात हो रही है लेबनान में अभी इजराइल ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है जिसकी वजह से 356 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये मैटर कहाँ तक पहुँच चुका है, और स्पेशली दोस्तों प्लेसेस इन न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेबनान को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद में पेज नंबर 6 पर आओगे तो एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। पहली बात तो देखो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर इसको स्किप नहीं करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, हमारे जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीज़ें आती हैं। आर्ट एंड कल्चर के अंदर में थिएटर का एक टॉपिक है, उसके पर्सपेक्टिव से एक पर्टिकुलर जो डांस स्टाइल है वो चर्चाओं में है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा विस्तार से हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद पेज नंबर 8 एंड 11 जो हमारा एडिटोरियल सेक्शन होता है, तो एडिटोरियल सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एडिटोरियल है ये वाला, जहाँ पे बात हो रही है भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के पर्सपेक्टिव से किन किन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, भारत कौन से नियम को देख रहा है, और उसके अलावा राइटर ने जो लिखा है उसके बियॉन्ड भी मैं आपको बताने वाला हूं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो क्या बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसके अलावा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जहां पे बात हो रही है कैलिफोर्निया के नए एंटी डीप फेक बिल के बारे में। तो डीप फेक वाली प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आज पूरे दुनिया के लिए, उसको डिस्कस किया जाएगा, और बहुत सारे मेंस क्वेश्चंस भी मैं आपको देने वाला हूं आज के इसी पर्टिकुलर सेशन में। उसके अलावा पेज नंबर 12 पर आएंगे तो यहाँ पर एक और टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जो बहुत काम का है। यहाँ पे बात हो रही है पीएम मोदी, अभी आपको पता है यूएसए के विजिट पर हैं, क्वाड के समिट को अटेंड किया। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन का समिट है, ये 2 दिन का समिट हुआ है, इसको भी अटेंड करते हैं, और वहाँ पर पीएम मोदी के कई सारे स्टेटमेंट है। इन्होंने बात की है कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके अंदर में सुधार की ज़रूरत है अगर हमें डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है तो इनका क्या है कहना, और अफ्रीकन यूनियन क्लब के अंदर में क्या सुधार करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल ये होने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 12 पर ही एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम का, जहां पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों फोकस कर रहे हैं मणिपुर के अंदर में अफ्स्पा एक्ट को लेकर, क्योंकि जो अफ्स्पा एक्ट रिसेंटली लगाया गया ये 30 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आगे इसको बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, क्या डिसीजन लिए जाएंगे, समझेंगे क्या होता है अफ्स्पा और कैसे यहाँ पर इस एक्ट को लेकर बवाल मचा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में, वो भी डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी जो इस सेशन में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ को थोड़ी छोड़ सकते हैं, वो है हमारा थंबनेल वाला आर्टिकल। यहाँ पे बात हो रही है पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ में एक बड़ी डील की है, जिसको लेकर वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। हमारे द हिंदू के अंदर भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है कल के दिन, ये आप देख पाएंगे। भारत को अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिलने वाला है, और ये जो प्लांट मिल रहा है ये यूएसए की मदद से मिलेगा। यूएसए की जो स्पेस फोर्स है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, यूएसए की स्पेस फोर्स ये हमारी मदद करेगी और भारत के अंदर में एक मिलिट्री प्लांट सेटअप किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर आपने क्या बोला अभी, मिलिट्री प्लांट, और यहाँ पे क्या लिखा है, सेमीकंडक्टर प्लांट। तो सेमीकंडक्टर प्लांट जो बनाया जाएगा, इसमें जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगी दोस्तों, उनका मेन पर्पस डिफेंस इंडस्ट्री में ही यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, मिलिट्री के लिए ही यहाँ पर यूज़ करेगा। अमेरिका भी उन चिप्स को यहाँ पर यूज़ करने वाला है, प्लस यहाँ पर इंडिया को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, इस प्लांट से जो इंडिया में बनेगा। अभी मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और न्यूज़ आर्टिकल्स भी दिखा देता हूं, जहां पे ये आर्टिकल बताता है कि भारत को अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिलने वाला है, जिससे हमारा जो एक्सपेंशन है वो और ज़्यादा होगा। आने वाले समय पर सेमीकंडक्टर चिप के मामले में भारत आगे बढ़ सकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आज का सिनेरियो इंडिया के लिए सही नहीं है दोस्तों। सेमीकंडक्टर चिप क्या होती हैं सभी को पता है। देखो आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस हैं, सभी चीज़ों के अंदर में सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता है। चाहे आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, आपके पास कोई और डिवाइस है, मतलब सेमीकंडक्टर्स हर जगह पर है और इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों डिफेंस के मामले इसके पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर प्लांट को बना रहे हैं कि जो ये चिप्स जनरेट होंगी उनको यहाँ पर यूएसए की स्पेस फोर्स भी यूज़ करेगी, इंडिया भी यूज़ करेगा और इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगा इन चिप्स को आगे। इतनी बात आप समझ गए, अब आगे की सुनिए। यहाँ पे देखो कुछ आर्टिकल्स ये बोल रहे हैं कि इसका नाम भी रख दिया गया है, जो इंडिया यूएस का जॉइंट फोर्सेस होने वाला है, यानी कि जो आपस में मिलकर इस नेशनल सिक्योरिटी प्लांट को डेवलप करेंगे, इसको नाम दिया गया है शक्ति। और इस शक्ति में जो भी चिप्स बनेंगी, जो भी प्रोड्यूस होंगी, उसको हम यूज़ करेंगे मिलिट्री के पर्पस से, टेलीकॉम यूज़ के लिए। इससे जो भारत का एक इम्पॉर्टेंट रोल है दुनिया भर के टेक्नोलॉजी के मामले में, डिफेंस सप्लाई चेन में, ये इंडिया का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ये जो पूरा प्लांट बनेगा इसमें क्या क्या होने वाला है, जरा इसको ध्यान रखिए। इस प्लांट के अंदर में पहला होगा टेस्टिंग सेंटर, फिर उसके बाद सेंटर वॉक एक्सीलेंस, डिज़ाइन सेंटर, फैब्रिकेशन यूनिट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इस पूरे प्लांट के अंदर में डेवलप होंगी, जहाँ पे इन चिप्स को बनाया जाएगा। अब जब ये सेमीकंडक्टर चिप बनकर आएगी तो इसको मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ना। एक और सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, सर मिलिट्री पर्पज़ के लिए मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है? आपको पता होगा जो नाइट विजन होता है, उसके अलावा रडार हो गए, फिर उसके बाद फाइटर जेट्स हो गए, जैमर हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, स्पेस सेंसर्स हो गए, ये जितनी भी चीज़ें आपको 200 दिख रही हैं, मिसाइल सीकर्स हो गए, इन सब में यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता है। तो यहाँ सभी जगह पे हम इन चिप्स को बढ़िया तरीके से उपयोग कर पाएंगे। सवाल ये भी आएगा कि भारत में ये सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की बात हो रही है, लेकिन कहाँ पे लगेगा, क्या कुछ डिसाइड हुआ? जी बिल्कुल, यूपी के अंदर बताया जा रहा है, जेवार वाले रीजन में इसको लगाया जाएगा। क्वेश्चन यह है, सर जेवार को ही क्यों चुना गया? तो इसको लेकर भी कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि जेवार के अंदर में आपको पता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। तो ये जो सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा ये उसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जस्ट पास में ही बनने वाला है, जिससे उस पर्टिकुलर प्लांट की एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो ट्रेड करना है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान रहने वाला है। और ये सब चीज़ें करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है कि आज ये जो सेमीकंडक्टर्स की इंपोर्टिंग है, भारत 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का तो इंपोर्ट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई होगी मेक इन इंडिया के तहत में, तो हम लोग क्या फोकस करेंगे? हम फोकस ये कर रहे होंगे कि ये जो इम्पोर्टिंग है ये कम हो, ज़्यादा नहीं फिर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो 8,000 करोड़ रुपए बाहर खर्च करने पड़ रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट करने के लिए, इसके बजाय बहुत ही ज़्यादा कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिलहाल जो भी इसमें नई चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी वो सब एक्सप्लेन किए जाएंगे वीडियोस के अंदर में, बट अभी के लिए ये पर्टिकुलर सिनेरियो ध्यान रखिए। जो भी करंट अपडेट है वो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने ये आर्टिकल देखा, उसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी न्यूज़ आर्टिकल में प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उन सब डेटा को दोस्तों यहाँ पर इस पेड ग्रुप के अंदर में एक प्रिंटेबल फॉर्म के PDF में प्रोवाइड करवाया जाता है। एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा PDF जिसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उस PDF में सभी कंटेंट एक जगह पे कंपाइल्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। उसके अलावा दोस्तों ये जो ग्रुप है यहाँ पे आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। कहने का मतलब है, मतलब कितना भी पुराना कंटेंट हो सब डेट वाइज पड़ा है। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नाउ क्वेश्चन यह है, ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है? इसके लिए व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर देंगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है कम से कम उसको प्रेस कर दिया करो, एक सपोर्ट मिलेगा। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज के दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर जहाँ पे बात हो रही है। ये पेज नंबर 1 पे ही प्रेजेंट है, सामने ही सब कुछ आपके दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस देखा पुराना वाला, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में देखा गया था। तो उसी मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पे पलट दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसको देखना या इसका मटेरियल यहाँ पर स्टोर करके रखना ये एक कड़ा अपराध है। इसके बारे में जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो अपलोड होता है जिसमें हम कंटेंट डिस्कस करते हैं शाम को डेली बेसिस पे 8:30 से 9 के बीच में, वहाँ पे मैंने कल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस चैनल पर 2 वीडियोस डेली अपलोड हो रहे हैं। एक मॉर्निंग में द हिंदू वाला जो अभी आप ये देख रहे हैं, उसके अलावा आपको शाम को भी वीडियो मिलेगा 8:30 से 9 के बीच में। तो उस समय पर भी अवेलेबल रहना चैनल के ऊपर में, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे यही न्यूज़ को बहुत सारी जगह पे कवर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वॉचिंग स्टोरिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑफेंस अंडर पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये जो पर्टिकुलर कानून है दोस्तों, इसके तहत यहाँ पे ये अपराध माना गया है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी यहाँ पर मांग की है। वो ये मांग की है कि जब भी हम लोग यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो ये वर्ड सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई इसकी जगह दूसरा टर्म यूज़ करा जाए, और वो दूसरा टर्म होगा वो कौन सा होगा? चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूसिव एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल। ये वाला वर्ड यूज़ कीजिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। क्योंकि रीज़न ये है, पिछले कुछ समय पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो केसेस है वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। और दोस्तों रीज़न एक ये भी है क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं जो मद्रास हाई कोर्ट का पुराना वाला केस था, बेसिकली उसी को तो यहाँ पे पलटा है। एक्चुअली में हुआ ये, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में एक केस देखा गया था कुछ टाइम पहले, और वो जो केस आया था उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो 28 साल का वो इंसान था। 28 साल का इंसान वो क्या कर रहा था, उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर रहा और यहाँ पर उसको देख रहा है। सिंपल सी बात है, डाउनलोड वगैरह किया है उसने। तो अब होता यहाँ पर यह है कि वो पकड़ा जाता है और उसका केस जाता है कोर्ट में। और कोर्ट में यहाँ पर जब वो गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि हमारे पास में जो पोक्सो एक्ट है या दूसरे और हमारे पास में IT एक्ट है, उनके सेक्शंस के हिसाब से केवल यहाँ पर डाउनलोड करना ये कोई अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध तब होता जब वो व्यक्ति ऐसे कंटेंट को कहीं पर पब्लिश कर रहा होता, शेयर कर रहा होता, ट्रांसमिट कर रहा होता या ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहा होता। और मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई देखना अपराध नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस मैटर को वापस से देखा और सुप्रीम कोर्ट ने कल मंडे में ये बोला कि मद्रास हाई कोर्ट का जो ये पूरा जजमेंट आया है इसमें एरर है। और ध्यान रखिए, मद्रास हाई कोर्ट वाला जो ये केस है केवल एक जज ने देखा था। अभी सुप्रीम कोर्ट वाले केस में 3 जज का पूरा बेंच बैठा था, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब भी मेंशन थे। इन्होंने यहाँ पर यही बोला है कि देखिए ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और इसके ऊपर में सख्त से सख्त एक्शन होगा। मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन में एरर है और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब ये सब कुछ करना, देखना, स्टोर करना इज़ एन ऑफेंस, ये अपराध होगा। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आज के समय पर जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है दोस्तों। आज के समय पर हम देख पा रहे हैं ये जो इंडस्ट्री है लगातार बढ़ रही है। इंडिया से कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देशों से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, अपना टाइम बेकार में जाया कर रहे हैं।
देखो, अब ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कल के वीडियो में। ये वाला वीडियो, कल वाला वीडियो प्लीज़ ओपन कीजिए। मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है कि ये पोर्नोग्राफी को लेकर इशू क्या है, कितना बड़ा इशू है और हमें कैसे इससे काउंटर करना चाहिए। आज यूथ इसके अंदर में जो धीरे धीरे डूब रहा है, उसे कैसे बचना है, वो सब चीज़ें वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम यह है, एनसीआरबी का जो डेटा है वो ये बोलता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का क्राइम इंक्रीज़ हुआ है। 2021 में ये केसेस 738 थे, सॉरी 2020 में, और ये केसेस बढ़कर 2021 में 969 हो गए। तो ये केसेस बढ़े कैसे, जब हमारे पास में हर एक प्रकार के लॉज हैं, रेगुलेशन हैं, तो ये केसेस कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर एट द लास्ट यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो ये जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट होता है दोस्तों, इसका इम्पैक्ट एक इंसान के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पड़ता है। चाहे उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो या उसका इम्पैक्ट हो, ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद में जब वो इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, ऐसी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होनी शुरू होती है। मेंटल डिस्ट्रेस से गुजरेगा। दूसरा, उसके सेक्सुअलिटी के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। वो क्योंकि जो ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सब एक फेक चीज़ है, वो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है। लोग उसको रियल लाइफ समझने लग रहे हैं। उससे फिर क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर उस कंटेंट में अवेलेबल होने के बाद में वो उसमें इन्वॉल्व हो गया, घुसता चला गया। और कल भी मैंने बोला था, ये एक ऐसी खाई है जिसमें घुसते चले जाओगे और गहराई है, यहाँ से बाहर कभी नहीं आ पाओगे। तो इससे अच्छा है इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जब बात आती है सेक्सुअल एडिक्शन के बारे में, तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो पोर्नोग्राफी है, ये जो एडिक्शन है ना, ये शराब और जो ड्रग्स के एडिक्शन होते हैं ना, उसी की तरह होता है। तो ये हमारे ब्रेन को लगातार धीरे धीरे करके खा रहा है और इसकी वजह से सीधा एक बिहेवियरल इम्पैक्ट पड़ता है। आप मान लो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं और रेगुलर बेसिस पे यही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आप दुनिया को भी उसी तरीके से देखेंगे। आप विमेन को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऐसे यहाँ पर वाइस वर्सा कर लें तो दोनों ही साइड से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, इससे सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये सब चीज़ों को बढ़ावा भी लगातार मिल रहा है। अपने मेंटेलिटी को सही करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर छोड़नी होंगी, इस एडिक्शन को यहाँ पर ख़त्म करना होगा। और एडिक्शन को ख़त्म करने का सबसे अच्छा और सबसे सटीक उपाय यही है दोस्तों, आपका जो गोल है उस पर ध्यान देना, अपनी प्लानिंग करके चलना। आपको पता है कि मेरा प्लानिंग ये है, आज के पूरे दिन का दिनचर्या ये रहने वाला है, ये मुझे करना है। और अगर आपने उसके हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से कर लिया, जो कि हमारा दिमाग करने नहीं देगा, पता है, लेकिन वो अगर दिमाग करने नहीं दे रहा है तो आपकी विल पावर बहुत कमज़ोर है। उस विल पावर को मजबूत करो। अपना मन को कंट्रोल करना होगा, ब्रेन को कंट्रोल करना होगा, उसको वश में करके अपने हिसाब से चलाना होगा, है ना। तो विल पावर अगर आप कंट्रोल करते हैं तो उसके हिसाब से अपनी सारी प्लानिंग को आप कर पाएंगे। और एक बार प्लानिंग आपने पूरी कर ली, अबे यार ये बताओ, आपकी लाइफ में गोल बड़ा है या ये सब चीज़ें बड़ी हैं, है ना। अब ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कल भी वीडियो में शेयर किया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर चुके हैं कि सर ये मैं इस एडिक्शन में फंस गया हूँ, कैसे निकलूँ। देखो, ये एडिक्शन में फंसना, एक बार फंस जाना, वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है इंसान निकल नहीं पाता। सब कुछ यहाँ पे उसके लिए पॉसिबल है, लेकिन उसको उसी ढाल में बनाना होगा, अपने आप को उसी तरीके से सेट करना होगा। हाँ, जैसे ये कह सकते हैं कि आज के समय पर इन सब चीज़ों का एक्सेस बहुत ज़्यादा है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, भर भर के हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इससे यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन अगर आपका माइंड फोकस्ड माइंड है, कंसंट्रेटेड माइंड है, आपके गोल पे ही फोकस है, आपको पता है कि भाई ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, मेरे गोल बहुत बड़े हैं, मुझे इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो अपने आप ही जो चीज़ें हैं वो दोस्तों रेगुलेट होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन उसके लिए आप ही को यहाँ पे कदम उठाना होगा। एक हेल्दी लाइफ जीनी होगी। अच्छा खाओ और अच्छा खाने के बाद में अपने आप को कंट्रोल रखो, एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन रखो और अपना जो गोल है उसको अचीव करने पे लगे रहो, ठीक है। क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना है, आपके गोल बहुत बड़े हैं, आपको अपने पेरेंट्स के लिए करना है। पेरेंट्स ने अभी तक आपके लिए बहुत कुछ किया है, धीरे धीरे करके पेरेंट्स बूढ़े होंगे, आप उनका सपोर्ट बनेंगे, आप ही उनका सहारा बनेंगे, आप ही को उनका सहारा बनना है। और ऑब्वियस ही बात है, जितने भी ड्रीम्स हैं उनके ड्रीम्स हैं वो पूरे करने हैं। और जैसे मैंने बोला, दिन भर यार इतनी मेहनत करनी है, जो भी गोल है ऑब्वियस ही बात है, गोल डिसाइड है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी वो आ पाएगा। कि भाई आप इतनी मेहनत करो, इतना कुछ पढ़ना है, ये सब करना है कि रात में आप आराम से बेड पे लेटो तो एकदम नींद आ जाए। दिन भर रेस्ट करते रहोगे, खाली बैठे रहोगे, खाली दिमाग, तो फिर समझो यही सब चीज़ें चलती रहेंगी। दिमाग को खाली नहीं रखना है, अपने आप को खाली नहीं रखना है, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ प्रोडक्टिव लाइफ में करते रहिए। कुछ नहीं है, कुछ सीखिए। इतना सब कुछ यार ऑनलाइन अवेलेबल है, इतना कंटेंट अवेलेबल है, आप कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं, इतना वेरियस डेटा अवेलेबल है, बस आपने करना होगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
फिलहाल अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बहुत काम का होने वाला है, पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है, जहाँ पे बात हो रही है 356 लोगों की जान जा चुकी है इसराइल के एक स्ट्राइक की वजह से, जो कि रिसेंटली लेबनान में हुआ। अभी आपको पता है वेस्ट एशिया में जो ये अनसर्टेनिटी है वो लगातार बनी हुई है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है, इसराइल का एयर स्ट्राइक होता है लेबनान में, जिसकी वजह से 1200 लोग घायल हो जाते हैं और 356 यानी 356 लोगों की जान जाती है। इसराइल का कहना यह है कि उन्होंने हिजबुल्ला के कुछ जो साइट्स हैं सदर्न रीजन में उसको हिट किया है। हिजबुल्ला कहता है कि देखिए हम इसका बदला ज़रूर लेंगे जिस तरीके से हमारे साथ में इस समय पर हो रहा है। रिसेंटली वही लेबनान के अंदर में आपको पता है जो हिजबुल्ला ग्रुप है उसके ऊपर में पेजर अटैक भी हुआ था। अभी देखो होता क्या है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो ये प्लेसेस है ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं। ये लगातार न्यूज़ें बनी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे लेबनान के बारे में, कहाँ पर है ये, तो आपको ये दिख रहा होगा ईरान, इधर आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान, ठीक है, ये पीछे की पूंछ दिख रही है, ये पाकिस्तान है, ये रहा ईरान, और इधर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये रहा लेबनान। वेस्ट एशिया के अंदर में लेबनान के आसपास कई सारी कंट्रीज़ हैं। इधर आपको सीरिया नज़र आएगा, नीचे यहाँ पर आपको इजराइल नज़र आएगा। तो इजराइल और लेबनान का एक बड़ा बॉर्डर लगता है, ये आप देख पाएंगे। लेबनान को जूम करके दिखा दिया गया है, नीचे रहा इजराइल, ऊपर है लेबनान। तो अभी जो यहाँ पर पूरा स्ट्राइक वगैरह हुआ है वो लेबनान के सदर्न वाले पोर्शन पर यानी इस वाले रीजन में हुआ है। बगल में है आपका सीरिया, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब हो क्या रहा है ज़रा ये सुनिए। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। लेबनान का बॉर्डर किस किस के साथ में शेयर होता है, तो हमने डिस्कस किया, साउथ में इजराइल के साथ में लगता है और उधर ऊपर की साइड से सीरिया की साइड में लगता है, ठीक है। ये आप लोग देख पाएंगे, ये सीरिया से लग गया बॉर्डर और नीचे इजराइल से लग गया। बगल में इसके मेडिटेरेनियन सी है, प्लीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है मेडिटेरेनियन सी को लेकर। तो ये रहा मेडिटेरेनियन सी। क्वेश्चन अगर बन जाए कि लेबनान क्या एक लैंडलॉक कंट्री है, तो कहोगे नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बाउंड्री उसके समुद्र के साथ में यानी मेडिटेरेनियन सी के साथ में लगती है। क्लियर हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पर इस लेबनान देश का हम थोड़ा सा इतिहास पढ़ें तो ध्यान रखिए, एक समय पर सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, क्योंकि बात हो रही है जो बेबलॉस एक ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी है पूरे दुनिया की, वो यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगी बेरूत के अंदर में। बेरूत जो बेसिकली लेबनान की कैपिटल है। लेबनान की जब हम लोग बात करते हैं तो लेबनान ये पर्टिकुलर कंट्री कई सारे बड़े बड़े एम्पायर्स के माध्यम से रूल किया जा चुका है, जिसमें आपके फोनिशियन हो गए, इजिप्शियन हो गए, हाइटाइट हो गया, बेबलियन हो गए, पर्शियन, ग्रीक, रोमन एम्पायर, ये बड़े बड़े एम्पायर्स आए। इन बड़े बड़े एम्पायर्स के थ्रू लेबनान रूल किया जा चुका है और बताया जा रहा है लगभग 400 सालों तक लेबनान ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा। ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट हुआ था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो दोस्तों 1516 से लेकर 1918 ऑलमोस्ट 400 साल तक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा लेबनान। फिर उसके बाद 1920 में जाकर क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ। जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ तो जो लेबनान है वो फ्रांस के कंट्रोल में आ गया, फ्रांस ने रूल करना शुरू कर दिया। फिर जाकर 1943 के अंदर में 1943 के बाद दोस्तों फ्रांस से आज़ादी मिलती है लेबनान की, तब जाके फ्रांस ने अपने जितने भी ट्रूप्स हैं वो लेबनान से खींच लिए। तब से अब तक यहाँ पर आप देख पाएंगे जो लेबनान है वो इस तरीके से रूल कर रहा है। इनके पास में प्रॉपर गवर्नमेंट भी है, बट लेबनान का नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हिजबुल्ला एक बॉडी है जिसमें कई सारे लोग हैं जिनका मेन पर्पज़ है इजराइल को डिफीट करना। नाउ अब बात आती है लेबनान की ज्योग्राफी के बारे में। तो जैसे हम देख रहे हैं एक छोटा सा, ये भी एक पतली सी पट्टी ही है, एक स्ट्रिप है ना। उसके अलावा लेबनान के अंदर में कई सारी जगह पर आपको माउंटेन्स नजर आएंगे, है ना। लेबनान माउंटेन्स आपको ये दिख रहे हैं, ये लिखा हुआ भी है, ये लेबनान की पहाड़ियाँ हैं। और ये माउंटेन्स में जो हाइट है 9,800 फीट तक के यहाँ पर आपको हाइट भी नजर आएगी। और जो ये आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं लेबनान के, यहीं पास में आपको सीरिया भी नजर आएगा। और इन माउंटेन रेंजेस के बीच में इधर यहाँ पर लेबनान माउंटेन है, इधर एंटी लेबनान माउंटेन है। ध्यान रखिए, ये रहा एंटी लेबनान माउंटेन्स और ये रहे लेबनान माउंटेन्स। ये हरा वाला रीजन पूरा, इधर सब पहाड़ बने हुए हैं, ये भी पहाड़ बने हुए हैं। बीच में जो आती है घाटी आती है, भाई दो पहाड़ों के बीच का हिस्सा घाटी तो कहलाती है, वैली कहते हैं उसे। यहाँ पर बीच में है बेका वैली, ये आपको दिख रहा होगा। और इसी वैली में से एक इंपॉर्टेंट नदी गुजरती है, वो नदी है लिटानी। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लौती नदी है लेबनान के अंदर में जो पूरे साल बहती है, अदरवाइज काफ़ी नदियां हैं जो यहाँ पर सूख जाती हैं। तो यह लिटानी रिवर आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पर यह आती है और ऐसे होने के बाद में सीधा मेडिटेरेनियन सी के अंदर में गिर जाती है। उसके अलावा लेबनान में अगर हम देखेंगे तो इधर मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन सी होने की वजह से जो हवाएं हैं, क्लाइमेट अगर आप देख पाओगे तो ऐसे समुद्र से हवाएं सीधा लेबनान के अंदर में एंटर करती हैं। तो जो वहाँ से हवाएं आती हैं, वहाँ से क्लाइमेट आता है। थोड़े जो इनके विंटर्स जो होते हैं काफ़ी नमी वाले विंटर्स होते हैं, और जब गर्मी होती है तो काफ़ी सूखी सी गर्मी पड़ती है, ड्राई समर्स पड़ते हैं।
क्योंकि मेडिटेरेनियन सी से सीधा हवा आ रही है इधर लेबनान के अंदर में ना। अब बात आती है यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो लेबनान का अगर आप पूरा सरकारी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक यूनिटरी मल्टी पार्टी रिपब्लिक है और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट के माध्यम से पूरी सरकार चलती है। पार्लियामेंट्री सीट को अगर हम देखेंगे तो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में ये बटा हुआ है पूरा सेक्शन। उसके अलावा बहुत सारे पब्लिक ऑफिस वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी लेबनान का जो सदर्न वाला रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पर हिजबुल्लाह प्रोमिनेंटली अवेलेबल है। लेबनान के अंदर में कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती हैं, तो फ्रेंच, इंग्लिश, आर्मेनियन और अरेबिक, ये 4 भाषाएं स्पेशली यहाँ पे यूज़ होती हैं। और क्योंकि ज़्यादातर लेबनीज़ यहाँ पे अरब्स हैं, इस वजह से अरेबिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पे कुछ आर्मेनियंस भी हैं और कुर्ड्स भी हैं, तो यहाँ पे आर्मेनियंस और कुर्द का एक स्मॉल ग्रुप भी है, इसलिए यहाँ पर आर्मेनियन भी लैंग्वेज बोली जाती है। फ्रांस ने रूल किया था तो फ्रेंच बोली जा रही है, इंग्लिश तो यहाँ पर कॉमन है ही। इकॉनमी की बात करेंगे तो लेबनान का पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर बैंकिंग और टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहीं पे बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए और इस समय पर टूरिज़्म काफ़ी बुरी तरह से हिट भी है ऐसे इश्यूज़ की वजह से, वॉर की वजह से। बट टूरिज़्म भी यहाँ पर इनका एक मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन है जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी आगे ग्रो करती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए पेज नंबर 6 पर आएंगे, एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल। तो दोस्तों ये जो फोटो आपको दिख रहा है इस आर्टिकल के अंदर में, ये सीन है कहाँ का, यह है नाट्या यौवनम 2024, जो बेसिकली एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ, उस इवेंट के दौरान का फोटो है। इस फोटो को अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर डांस हो रहा है एक, और इस डांस परफॉर्म स्टाइल को हम लोग बोलते हैं कुदियातम स्टाइल। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी यहाँ पर ये जो डांस फॉर्म है इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं ये डांस फॉर्म कहीं इतिहास में खो ना जाए, तो लोग इसको परफॉर्म करते हैं ताकि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता रहे। कल्चर है वहाँ पे, लंबे समय से इसको फॉलो किया जा रहा है, और ऐसे बहुत सारे और भी डांस स्टाइल्स जो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एग्ज़ाम में ये कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो एग्ज़ाम में सवाल कैसे बनेंगे, चलिए आगे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो खबर यहाँ पर यह है कि जो ये चोलियातुम, ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल सा प्लेटफॉर्म है, और ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जो कोदियात्तम के आर्टिस्ट हैं, देखिए चोलियात्तम एक प्लेटफॉर्म है और कोदियात्तम ये डांस परफॉर्मेंस है, ये जो स्टाइल है जिसमें यहाँ पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ये डांस केरला के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ध्यान रखिए इसको परफॉर्म करने वाले जो जनरेशन है वो यहाँ पे लगातार कोलैबोरेट कर रही है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस डांस को शो कर रही है, दिखा रही है, ताकि ये ट्रेडिशन जिंदा रहे, ये स्टाइल्स हमेशा चलते रहें, इतिहास में हम भूल ना जाएँ। और अभी परफॉर्म किया गया है, इस वजह से आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं ताकि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलती हुई नजर आए। नाउ क्वेश्चन यह है कि सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कोदियात्तम के बारे में, तो ध्यान रखिए ये बहुत ही ज़्यादा पुराना ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है केरला का, जो कि हमारे संस्कृत थिएटर जो ट्रेडिशंस थे उसी के आधार पर लंबे समय से चल रहा है। ये जो वर्ड है ना कोदियात्तम, इसकी जगह हम कुतियात्तम भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है ज़रा ये सुनिए। आगे जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है ना कुति, कुति का मलयालम में भाषा, मतलब जो केरला में मलयालम बोली जाती है, तो कुति बेसिकली मलयालम की जब हम लोग बात करते हैं तो मलयालम में मतलब होता है इसका कंबाइन, यानी टुगेदर, और अतम का मतलब होता है एक्टिंग। तो साथ में मिलकर कई सारे लोग एक्टिंग करते हैं, कंबाइंड एक्टिंग होती है। और कंबाइंड एक्टिंग में साथ में मिलने का मतलब नहीं है, साथ में तो रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे जो हमारे एक्टर हैं उसको बोला जाता है चक्यार, वो एक्टर होता है। फिर यहाँ पे नाम्बियार होते हैं जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होता है, जो वहाँ पर ये ढोलक वगैरह बजा रहा होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहा होगा, क्योंकि उसी इंस्ट्रूमेंट का जो धुन होगा उसी धुन पर परफॉर्मेंस करता है यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्टर। फिर तीसरा यहाँ पे होता है नाग्यार। यहाँ पे क्या होता है, ये वो हैं जो कि वेमेन के रोल में परफॉर्म करते हैं, वेमेन का जो रोल है वो लेते हैं। और इस पूरे स्टाइल के अंदर में ध्यान रखिएगा जब ये डांस परफॉर्म होता है, ये फोटोज़ वगैरह आप देख पाएंगे, इस तरीके से ये ड्रेसिंग स्टाइल होता है जैसे कथकली का होता है। तो जब यहाँ पर ये डांस परफॉर्म होगा तो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, एक होगा नेत अभिनय और दूसरा होगा हस्त अभिनय। नेत अभिनय नाम से पता चल रहा है आंखों से बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, और साथ ही साथ में हस्त अभिनय यानी कि हाथों से भी बहुत सारे प्रकार के जो जेस्चर्स हैं डांस करते वक्त वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए ये एक थिएटर परफॉर्मेंस होता है, केरला का मास्टरपीस है, और इस मास्टरपीस को यूनेस्को के तहत ऑलरेडी एक टैग दे रखा है। यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर में कवर कर रखा है ऑलरेडी 2001 के अंदर में। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताइए कोदियात्तम क्या यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है? जी बिल्कुल, ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है।
और ये डांस परफॉर्म वगैरह तब होता है जब ओनम का समय होता है। अभी आपको पता है ओनम फेस्टिवल हम लोग देख रहे हैं, लगातार परफॉर्म किया जा रहा है। ओनम एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है, स्पेशली केरला के अंदर में तो बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब जब ओनम की बात करते हैं तो इस दौरान केरला में बहुत सारे प्रकार के डांस फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुलिकली। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पुलिकली के बारे में आपको पढ़ा दिया था, याद होगा आपको। उसके अलावा कथकली, मोहिनीअट्टम, देन उसके बाद में यहाँ पर कोदियात्तम जिसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। फिर आपका आ जाता है थिरुवथारेकली, देन है चकयार कूथू, देन उसके बाद है ओतम तुलल। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, जो स्पेशली केरला के अंदर में परफॉर्म किए जाते हैं। अभी कोदियात्तम चर्चाओं में था तो मैंने आपको बता दिया, ये यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी है, इसका टैग यहाँ पर इसको मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ओनम के समय पर डायरेक्टली ये परफॉर्म किया जाता है। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैलिफोर्निया के नए एंटी डीप फेक बिल के बारे में। कैलिफोर्निया यूएसए का एक स्टेट है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये डीप फेक को लेकर एक बिल लेकर आए। सबसे पहले दोस्तों ये आर्टिकल समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होगी। सर ये डीप फेक होता क्या है? आपने फेक समझ लिया, फेक मतलब नकली। डीप फेक में क्या होता है, किसी इंसान का जो चेहरा है वो दूसरे इंसान पे लगा देना। आजकल चल रहा है ये सब। फोटोज़ वगैरह आप देख पाते होंगे, किसी एक इंसान की फ़ोटो है उसको एडिट कर देना, एआई का यूज़ कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके दूसरे का चेहरा लगा देना उसको बदनाम करने के लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं डीप फेक। ये बड़ी प्रॉब्लम आज के समय पर हो चुकी है। ऐसा हाल ही का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने ये है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल मैंने डिस्कस भी किया था उस समय पर जब ये चर्चाओं में था। रश्मिका मंदाना को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो हुआ ये कि ये वो लड़की आपको देखने को मिलेगी, इस लड़की के चेहरे पे रश्मिका मंदाना का फ़ोटो लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ओरिजिनल फ़ोटो ये है और डीप फेक वाला ये है। ठीक है, जिसको यहाँ पर एआई से जनरेट किया और रश्मिका मंदाना का जो चेहरा इस पर लगा दिया गया और ये वीडियो लगातार वायरल हो गई, जिसको लेकर यहाँ पर कई सारी जो कंट्रोवर्सीज है वो उठती हुई नजर आई। कई एक्टर्स यहाँ पर मांग करने लगे कि भैया डीप फेक के अगेंस्ट में हमें कुछ करना होगा। अब क्वेश्चन ये है, डीप फेक से क्या केवल फ़ोटोज़ ही बनती है? नहीं दोस्तों, फ़ोटोज़ के साथ साथ डीप फेक के माध्यम से वॉइस भी चेंज की जा सकती है। और केवल वॉइस ही नहीं, डीप फेक के माध्यम से वीडियोज़ वगैरह भी जनरेट की जाती हैं। भाई कोई वीडियो चल रही है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से देख पा रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलते हैं जहाँ पे डीप फेक का यूज़ किया जाता है। उस वीडियो से उस ओरिजिनल इंसान का चेहरा हटाकर जिसको बदनाम करना है उसका चेहरा लगा दिया, या जो भी करना है, किसी का मजाक बनाना है एंटरटेनमेंट पर्पज से, वो सब ये कर रहे हैं आजकल। ये हो रहा है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि आज के समय पर ये डीप फेक धीरे धीरे करके बढ़ता चले जा रहा है। पहले केवल फोटोज़ में ये हो रहा था, आज ऑडियो चेंज हो जाती है, वीडियो बदल जाती है, टेक्स्ट बदल जाते हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हर एक चीज़ बदल जाती है। इस वजह से कहा भी जाता है दोस्तों, अपना ज़्यादा डेटा ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल मत करवाया करो। होते हैं यार बहुत सारे लोग, हर चीज़ यहाँ पर डालते चले जाते हैं, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, है ना, आज यहाँ पे जा रहे हैं, आज यहाँ घूमने जा रहे हैं, घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब सही नहीं होता है फिर भी यार। मैं पर्सनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत दूर रहता हूँ, सच में। आपने देखा भी होगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वहाँ पे, इतना ज़्यादा मेरा यहाँ पे वो रोल होता नहीं है, इतना ज़्यादा यार मैं, मतलब वो सब चीज़ें मेरे ऊपर इतनी हावी नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है कि जो ये डीप फेक है दोस्तों, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कोई भी फिक्शनल कंटेंट जनरेट किया जा सकता है ना, और वो भी नेक्स्ट लेवल पर। आप पहचानना तो दूर, मतलब आप पहचान नहीं पाओगे कि यार ये असली है या नकली। आप ये देखिए दोनों फोटोज़, आपको क्या लग रहा है ये नकली है? मतलब अगर अकेला फ़ोटो होता ना तो आप पहचान ही नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे असली फ़ोटो ये है और इसमें ही चेंज करके नकली फ़ोटो जनरेट कर दिया गया। इसी को बोलते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी, जहाँ पे चीज़ों को बदला जा रहा है ना। सवाल ये है, ये डीप फेक आखिरकार कल कर किस किस चीज़ के लिए जा रहा है? आप देख पा रहे होंगे पोर्नोग्राफी की आजकल बहुत बात हो रही है। सेलिब्रिटी की पोर्नोग्राफी क्रिएट कर देना, कहने का मतलब है कि मान लो कोई पॉर्न है, कोई वीडियो है, उसके अंदर में जो फोटोज़ वगैरह हैं, शक्ल वगैरह चेंज कर देना, वो डीप फेक पॉर्न कहलाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात आती है इलेक्शन मैनिपुलेशन की। इलेक्शंस में कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसकी स्पीच बदल देना, है ना, या उसका शक्ल बदलना, कहीं और पर कुछ दिखाना उसको बदनाम करने के लिए, तो इलेक्शंस में मैनिपुलेशन किया जा सकता है। उसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग, डिसइंफॉर्मेशन अटैक करने के लिए, कोई आइडेंटिटी चुराने के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए, कोई स्कैम करने के लिए, आजकल इन्हीं डीप फेक का यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये डीप फेक इतना ज़्यादा गहरा है तो क्या हम बिल्कुल नहीं पहचान सकते? अगर पहचान सकते हैं तो कैसे यहाँ पर डीप फेक कंटेंट को पता लगाया जा सकता है, ज़रा ये बताइए। तो इसको लेकर एक फ़ोटो आपको ये बगल में दिख रहा होगा,
ज़रा समझते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखिए, जब भी कोई डीप फेक वीडियो आएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो जो बोल रहा है ना, उसकी लिप की प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं हो पा रही है। जो ऑडियो चल रही है और वो जो डीप फेक वाला वीडियो चल रहा है, वो दोनों में मैचिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। लाइटिंग पैटर्न्स अच्छे नहीं होते हैं, और प्लस यहाँ पर जो अंडरलाइन वगैरह है वो सब ख़त्म सी हो जाती है। उसके अलावा कई सारे टूल्स आज के समय पर आ चुके हैं जो कि डीप फेक डिटेक्ट करते हैं कि हाँ भैया ये डीप फेक बना हुआ है। उसके अलावा जो स्किन वगैरह है वो ख़राब सी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। आप डीप फेक वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें स्किन वगैरह क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ वगैरह दिखाई जाती है, उसमें ओरिजिनल वगैरह वो दिखता ही नहीं है। ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाती हैं। गाना कुछ और चल रहा है, मुंह उसका अलग हिसाब से चल रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है, जो चीज़ें बदल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आई का मूवमेंट है वो सही से नहीं हो पाता, आंखों का मूवमेंट सही तरीके से ब्लिंक नहीं कर पा रहा होता, बॉडी का जो मूवमेंट है वो अलग हो रहा है, आंखों का मूवमेंट अलग हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके एस्पेक्ट के बेसिस पे हम डीप फेक कंटेंट का पता लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या डीप फेक को लेकर कोई नियम कानून नहीं है हमारे पास में? देखिए, हमारे पास में नहीं है, बट दुनिया भर के कंट्रीज आजकल धीरे धीरे इसको ला रहे हैं, और वही काम यहाँ पर कैलिफोर्निया ने भी किया है। कैलिफोर्निया यही कर रहा है कि भाई एंटी डीप फेक बिल लेकर आया है ताकि ऐसे चीज़ों को रोका जा सके। स्पेशली पॉलिटिकल सिनेरियोज में, इलेक्शन के अंदर में पॉलिटिकल एड जो होता है वहाँ पर डीप फेक का यूज़ करके चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो कैलिफोर्निया का कहना यह है, कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है गैविन न्यूसम, इन्होंने नया बिल साइन किया और बोला ये जो डीप फेक है इसको पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स में पूरी तरह से रोक देंगे, क्योंकि इससे डेमोक्रेसी खतरे में आएगी। तो हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए इस डीप फेक को रोकना होगा। इसके लिए ये डीप फेक डिसेप्शन एक्ट ऑफ 2024 यहाँ पर ला रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने बोला है कि जो आर्टिफिशियल जो कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पर क्या है, इसमें इन्वॉल्व होना होगा। इनका कहना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर ये डीप फेक कंटेंट अवेलेबल हो रहा है उनको भी एक्शंस लेने होंगे और ये डीप फेक कंटेंट को वहां से रिमूव करना होगा। ठीक है, ये बोलते हैं कि देखिए ये जो बिल होगा इसका मेन पर्पस है क्या करना, कि भाई जितने भी पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इलेक्शन के ऐड के तौर पर, उसमें कोई भी छेड़ाछाड़ी ना की जा सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा डीप फेक का आजकल यूज़ इलेक्शंस में ही हो रहा है। क्योंकि इलेक्शन जब भी होते हैं आपको पता है पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, तो ये डीप फेक करना कोई छोटी बात नहीं है। और यहाँ पर यह भी हो रहा है, देखिए डीप फेक आजकल इतना नॉर्मल हो चुका है कि कई सारे जो नियम वगैरह हैं ऑलरेडी यहाँ पर वो वायलेट किए जा रहे हैं अलग अलग बॉडीज़ के माध्यम से। और उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और देख पाएंगे आप, मैं आपको ये दिखाता हूँ। डीप फेक को लेकर भारत ने क्या कोई इनिशिएटिव लिया है? इंडिया में कोई भी ऐसे आपको लीगल रूल्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे जो डीप फेक टेक्नोलॉजी को टैकल कर रहे हो। अगर हमारे पास में कोई नियम है तो उसमें कॉपीराइट वायलेशन, डिफेमेशन, यही सब चीज़ें हैं, इसी का यूज़ करते हैं कि हाँ मुझको डिफेम किया जा रहा है, डिफेमेशन का केस डाल दिया। ये सब कुछ हो रहा है आज के समय पर ना। सवाल यहाँ पर यह है कि जो ये वर्ड है डीप फेक, ये आया कहाँ से? ये वर्ड दोस्तों ज़्यादा पुराना नहीं है, 2017 में ये डीप फेक वर्ड ओरिजिनेट हुआ। एक रेडिट यूज़र है, उसने खुद यहाँ पर अपने आप को डीप फेक बोला, तो उसके माध्यम से यहाँ पर ये जो वर्ड्स है वो यहाँ पर यूज़ होने लगा। और अभी चाइना जो है वो नई पॉलिसी लेकर आ रहा है। चाइना के अंदर भी डीप फेक कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसको लेकर वो नई नियम, नई पॉलिसीज़ लेकर आए हैं ऐसे कंटेंट को टैकल करने के लिए, इससे निपटने के लिए। समझ गए इस बात को? यहाँ पर ध्यान रखिए। यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के 27 देश, इन्होंने नए नए जो नियम है उसको रिवाइज़ किया है। उन नियम को रिवाइज करके गूगल, मेटा, ट्विटर, इन सब को इन्वॉल्व कर दिया और बोला है कि भैया डीप फेक का कोई भी इशू होगा तो आपको भी वो काउंटर करना है, आपको भी इसमें इन्वॉल्व होना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है इन सब कंटेंट को रोकना, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पर ही ये फैल रहा है। समझ गए? इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। कभी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा डीप फेक को लेकर, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है और बहुत डिटेल से आपको वो एक्सप्लेन करूंगा हर एक पॉइंट्स को। ठीक है, फिलहाल के लिए आते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। प्रभास रंजन साहब ने लिखा है इस एडिटोरियल को। ये बात करते हैं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में और साथ ही साथ में ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के साथ में कैसे कनेक्टेड है। अब देखिए मैटर क्या है, ज़रा मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैटर यहाँ पर यह है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन जारी है और पिटीशन में यहाँ पर मांग ये की गई कि भारत आज के समय पर कुछ हथियार को, यानी कि डिफेंस आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रहा है इजराइल की तरफ। तो भारत को यहाँ पर ये आइटम्स इजराइल में एक्सपोर्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि इजराइल उन हथियारों को इस्तेमाल करेगा गाज़ा पट्टी में या दूसरी जगह पे जहाँ पे लोगों को मारा जाएगा, क्राइम्स हो रहे होंगे। तो इससे जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो वायलेट होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि प्लीज़ आप इंडिया को रोकिए कि इंडिया हथियार को एक्सपोर्ट ना करे। दूसरी तरफ भारत बोल रहा है कि अभी तक हमने ऐसा कुछ एक्सपोर्ट किया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले यहाँ पर उस पूरी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है ये
जो आप कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रोकने के लिए, इस एक्सपोर्ट्स रोकने के लिए, ये हमारे अंडर में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि देखिए ये जो मैटर है ये फॉरेन पॉलिसी का मैटर है और फॉरेन पॉलिसी हमारे डोमेन में नहीं आती है, इस वजह से आपकी पेटिशन को डिसमिस किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया मैटर। अब इसको लेकर यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उनका कहना यह है कि दुनिया भर के कई सारे देशों ने अपना एक्सपोर्ट रोका। फॉर एग्जाम्पल इजराइल के अंदर में कई देश आज के समय पर अपने हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं इस वॉर में। दूसरी साइड से जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करती हैं, दूसरे देश हैं वो देश यहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें हथियार भेज रहे हैं। तो इस चक्कर में ये मामला चलता रहता है। तो अभी जैसे एग्जाम्पल है नेदरलैंड का, तो नेदरलैंड ने यहाँ पर अपनी सरकार से बोला कि भाई जो भी हमारे F-35 जेट हैं इसको हम इजराइल में नहीं भेजेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर इजराइल यहाँ पर इसका यूज़ करेगा और उससे यहाँ पर बहुत सारे जो वॉर क्राइम्स है वो होते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही दोस्तों यूके ने भी किया। यूके ने एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत यहाँ पर क्या कर दिया, कई सारे जो डिफेंस आइटम्स है उसको एक्सपोर्ट करने से मना किया कि भाई इजराइल अगर इसका यूज़ करेगा तो इससे जो हमारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो वायलेट होंगे, जो मानव अधिकारों की बात करता है। इसको लेकर प्रभास रंजन साहब बोलते हैं कि यहाँ पर एक लीगल गैप है। जैसे इन देशों में इन्होंने सीधा सीधा डिसीजन ले लिया ना कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिसीजन इसलिए ले लिया क्योंकि उनके पास में प्रॉपर नियम कानून है और ये कंट्रीज़ वो हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लॉज को साइन कर रखा है। तो इंटरनेशनल लॉज का एक दबाव होता है कि अगर नहीं एक्सपोर्ट करेंगे तो इंटरनेशनल जो ये लॉज हैं उसके हिसाब से उन देशों को ट्रीट किया जाएगा। तो ये बोलते हैं कि देखिए यूके के पास में अपना खुद का एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है, यूरोपियन यूनियन के पास में अपना एक्ट है और ये सब देश वो हैं जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कानून है, जो मानव अधिकार की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, स्पेशली उनके हिसाब से ये देश चलते हैं। लेकिन जब बात करते हैं भारत की, तो भारत के पास में अपने खुद के नियम हैं। भारत ने इस इंटरनेशनल लॉ वाले ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं किया है, ना ही हमारे ऊपर ये लागू होता है क्योंकि हमने इनको साइन नहीं किया है। तो हमारे पास में खुद हमारे सेपरेट एक्ट हैं, जैसे इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट है 1992 का। उसके अलावा हमारे पास में है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़, WMDA एक्ट 2005, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको आप WMDA कह सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास में FTA, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड एक्ट। तो एक 1992 का लॉ है और दूसरा हमारे पास में 2005 का कानून है। और ये जो लॉज है दोस्तों, ये हमारी केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत करते हैं, सशक्त बनाते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट को ये काउंटर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं इसी नियम के आधार पर। कहने का मतलब है, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करेंगे तो हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने डिफेंस आइटम्स को एक्सपोर्ट करना चाहती है कहीं दूसरे देश में, तो वो हमारे खुद के लॉज के हिसाब से एक्सपोर्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नियम देखेंगे तो इसके माध्यम से हम एक्सपोर्ट नहीं भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लग सकती है और एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं। हमारे ऊपर कोई ऊपर से दबाव नहीं है क्योंकि हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को साइन नहीं किया हुआ है। वो बात यहाँ पर राइटर बोलते हैं। राइटर का कहना यह है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है यहाँ पर, उस ट्रीटी का नाम है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ATT बोलते हैं। इस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का मेन मकसद क्या है, जो इंटरनेशनल व्यापार होता है हथियारों का, इसको रेगुलेट करना। और इस आर्म्स ट्रीटी का जो सेक्शन नंबर 6 है, उसका क्लॉज 3 ये बोलता है कि कोई भी देश जब दूसरे देश में युद्ध चल रहा हो तो उसको हथियार सप्लाई नहीं करेगा वॉर क्राइम्स करने के लिए। ये बात इस ट्रीटी में बोली गई है। दुनिया भर के कई सारी कंट्रीज़ ने इन ट्रीटीज़ को साइन किया है, लेकिन क्या भारत ने साइन किया है? अगेन इंडिया ने फिर से इस ट्रीटी को भी साइन नहीं किया है। तो हमारे पास में कोई भी ऐसा बाइंडिंगनेस है ही नहीं, हमारे पास में कोई दबाव है ही नहीं कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। फिर राइटर एट द लास्ट यहाँ पर ये मेंशन करते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉज को देखें और उस पैटर्न को अपनाएं तो हमें यहाँ पर इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से ही चलना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे बताया जा रहा है दुनिया भर के जो देश हैं वो अपने नियम के हिसाब से उन हथियारों को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ना करके वो किसी नियम का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो जो मानव को लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर जो नियम है इंटरनेशनल लेवल पर, वो वायलेट हो रहे होंगे और उससे जो क्राइम से जो वॉर है और ज़्यादा एस्केलेट होगा। जब हथियार ही नहीं जाएंगे दोनों साइड से, ये दोनों साइड से बात हो रही है, ऐसा ना हो एक देश में भेजा रहा है दूसरे देश में भेजा ही नहीं जा रहा। तो यहाँ पे दोनों साइड से अगर हम हथियारों को एक्सपोर्ट ना करें तो यहाँ पे उनके पास में जो हथियार हैं, जो बॉम्ब्स वगैरह, वो ऑलरेडी कहाँ पे ख़त्म होंगे। जो वॉर है वो एस्केलेट नहीं होगा। वॉर इतने दिनों तक चल रहा है, रीज़न यही तो है क्योंकि वेपन्स की सप्लाई हो रही है लगातार, और जितना ज़्यादा सप्लाई होगी उतना वॉर बढ़ेगा, एस्केलेट होगा। तो यही यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि इंडिया को, भले ही यहाँ पर हमारे पास में ये दबाव नहीं है सब चीज़ों का, लेकिन हमें अपनी क्रेडिबिलिटी को देखना चाहिए और हमें एक रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन बनना होगा। हमें चेक करना चाहिए कि हमारे जो हथियार जा रहे हैं इजराइल में, क्या उससे वाकई में वॉर क्राइम तो नहीं हो रहा है कहीं पे, नहीं तो फिर हमारे ऊपर दबाव आएगा।
तो इंडिया को अपने जो डोमेस्टिक लॉज हैं इनको एक अच्छे वे में अमेंड करना चाहिए और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन के आधार पे हमें अपने डिफेंस गुड्स को एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन हमें एक रिस्पॉन्सिबल एक्सपोर्टर बनना होगा, वो यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन किया। बाकी आप राइटर से कितना सहमत है नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बता सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। वैसे अगर आप दूसरी साइड देखेंगे दोस्तों तो अब इस आर्टिकल से हट के बात करते हैं। जब बात आती है डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में तो भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है पिछले कुछ समय पर। ये आप देख पाएंगे 2016-17 में केवल हमने 1521 करोड़ रुपए का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट किया था, लेकिन 2018-19 में यही डिफेंस आइटम 1000 करोड़ रुपए का क्रॉस हो गया। इतने रुपए का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, सॉरी 10,000 करोड़ क्रॉस हो गया। 1000 तो पहले ही क्रॉस हो गया था, 10,000 करोड़ क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद में 2021-22 अगर हम देखेंगे दोस्तों 12,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट किया। तो भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम धीरे धीरे चल रहा है। इसको लेकर बहुत सारे जो आर्टिकल्स एडिटोरियल्स है वो ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। जैसे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जहाँ पे बोला जा रहा है भारत का जो मेन टारगेट है आने वाले समय पर वो है $5 बिलियन तक का हम एक्सपोर्ट कर सकें। जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने देश में इन हथियारों को $5 बिलियन तक एक्सपोर्ट कर सकें, ये हमारा मेन पर्पज़ है। ये टॉपिक बहुत काम का है आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के एस्पेक्ट से। अब दोस्तों भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की अगर हम स्थिति आज के समय पर देखते हैं तो एनालिस्ट यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो तेज़ी से ग्रो कर रही है और हमारा टारगेट है कि डिफेंस इंडस्ट्री दुनिया भर में 2030 तक $1.38 ट्रिलियन तक की हो जाएगी। जिसमें बड़े बड़े एक्सपोर्टर कौन है, बड़े बड़े जो यहाँ पर देश जो सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया में, उसमें यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सभी देश हैं। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया धीरे धीरे यहाँ पर अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहा है। अब 2022-23 में हम 16,000 करोड़ तक का टारगेट क्रॉस कर चुके हैं। अभी तक 12,000 करोड़ था, अब 2022-23 की बात करें तो 16,000 करोड़ तक का हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और बहुत सारे आइटम्स आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों के अंदर में, जिसमें भारत का मिसाइल्स, रॉकेट, टॉर्पीडो, आर्टिलरी गन, ड्रोन्स, ये सब चीज़ें आपको नजर आएंगी। और क्वेश्चन यह है कि हम कौन कौन से देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज दोस्तों 75 से ज़्यादा देशों में भारत अपने इन हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन, चिली, ये सब वो देश हैं जो भारत के लिए एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बने हुए हैं, जहाँ पे ढेर सारा डिफेंस आइटम्स हम भेज रहे हैं। इंडिया एज अ डिफेंस एक्सपोर्टर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इससे बहुत सारे फायदे हमको होंगे, हमारे लिए इकोनॉमिकल एडवांटेजेस होंगे, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमारा मेन पर्पस है कि पहले हम ये सब हथियार जो परचेज क्या कर रहे थे अलग अलग देशों से, उन सब हथियारों को अपने देश में ही बनाएं। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद में जो बचा है उसको एक्सपोर्ट कर दें, जिससे हमारे देश में डेवलपमेंट्स बहुत सारे होंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? एक तो एक्सपोर्ट से पैसा आएगा, दूसरी बात जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हमने सेटअप करनी पड़ेगी। इससे जो दूसरे देशों के ऊपर में निर्भरता है वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आएगी, हम इंडिपेंडेंट बनते हुए नजर आएंगे डिफेंस के मामले में। तो इसके लिए यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत आज के समय पर अपने दस्तक मारने वाले वेसल, हेलीकॉप्टर, भारतीय रेडियो, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, कवच, उसके अलावा और भी कई सारे प्रकार के रडार्स वगैरह हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा है अलग अलग देशों में। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, हमारे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि चाइना ने अपना डिफेंस एक्सपोर्ट को थोड़ा सा कम किया है, चाइना का डिफेंस एक्सपोर्ट कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। तो हमारे पास में अवसर है कि जो भी मार्केट्स है वो इंडिया कैप्चर कर सकता है। ठीक है, तो इंडिया को यहाँ पर थोड़ा एक्सपर्टीज़ में और कुछ करना होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव चलाए हैं डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, जिसमें आईडेक्स है, उसके अलावा पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट है। भाई ये वो लिस्ट है जिसमें हमने उन हथियारों का नाम लिख रखा है जिसको हमें अब बाहर से नहीं खरीदना है, इम्पोर्ट नहीं करना है, उसको खुद अपने देश में बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए कई सारे प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एस्टेब्लिश हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे हथियारों को बनाया जाएगा। लेकिन आज हमारी जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रही है। रीज़न ये है, पहला, डिफेंस में इतना सारा बजट हमारा नहीं है, हमारा बजट बहुत कम है। इस चक्कर में जो प्रोजेक्ट्स है वो लगातार डिले पे डिले हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दूसरे देशों को देखें, इजराइल अपने जीडीपी का 4.8% खर्च रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट पे, सॉरी डिफेंस पे। साउथ कोरिया 4.5%, यूएसए 3%, चाइना 2.6%, इंडिया केवल 0.65% खर्च रहा है। तो हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की काफ़ी बड़ी कमी है, आप ऐसा कह सकते हैं।
ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ था इसमें डिस्कस करने के लिए, लेकिन एडिटोरियल कुछ और था, ये टॉपिक कुछ और, बट मैंने दोनों को मिलाकर आपको समझाया ताकि एक हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आपका बन जाए। नाउ अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास में आता है आज का मेंस का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड व्हाई आर दे एक्सपेक्टेड टू ग्रो फर्दर इन द फ्यूचर। 250 शब्दों में लिखना है कि आज के समय पर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर स्थिति हमारी क्या है और हम क्या हम क्या क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आगे ये और ज़्यादा बढ़ेगा, उसके पीछे का रीज़न आपने लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक अच्छा सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन यह है, भारत के रक्षा निर्यात की स्थिति भविष्य में उनके और बढ़ने की उम्मीद क्यों है, ज़रा इससे संबंधित जो सिचुएशन है वो डिस्कस कीजिए। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को जब आप सबमिट करेंगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल पेज नंबर 12 पर है और बहुत ही ज़्यादा काम का है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया पीएम मोदी गए हैं यूएसए के विजिट पर। अभी क्वाड समिट हुआ, क्वाड समिट में क्या क्या डिस्कशन हुआ वो ऑलरेडी कल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब पीएम मोदी मेंशन करते हैं कि देखिए ये इनकी एक स्पीच होती है कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन जो समिट हुआ है उसमें इन्होंने स्पीच दी और उस स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने मांग की है कि जो दुनिया भर में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थाएं हैं, उनके अंदर में रिफॉर्म्स होने चाहिए, सुधार होने चाहिए और अगर सुधार होंगे तभी डेवलपमेंट्स होंगे, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और इनका कहना है उस सुधार की शुरुआत भारत कर चुका है पिछले साल 2023 के अंदर G20 समिट भारत ने होस्ट किया न्यू दिल्ली में। और उस समिट के दौरान आपको पता है जो G20 ग्रुप है इसमें एक और ग्रुप को ऐड कर दिया गया। वो कौन सा ग्रुप था? अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन आज परमानेंट मेंबर है G20 का, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टेप हमने लिया सबसे पहले, एक G20 ग्रुप जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर में सुधार करके कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन इसमें होएगा तो उनके लिए बात होएगी। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस है कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके अंदर भी सुधार किया जाए और हम चाहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को मेंबर बनना चाहिए परमानेंट, और भारत के साथ साथ अफ्रीका और दूसरे वो रीजन्स जहाँ पे कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना होगा, उनको परमानेंट सीट देनी होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये बात पीएम मोदी ने अपने स्पीच में यहाँ पर मेंशन की है जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो इस पूरे आर्टिकल को अगर आप निकाल के देखेंगे तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 2 रेलिवेंट चीज़ आपके सामने आएंगी। सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन क्या है, दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। चलिए एक एक करके दोनों को पहले मैं समझाता हूँ। पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में। हाल ही में ये चर्चा में भी था क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के ग्रुप को लेकर कई सारे जो समिट वगैरह रिसेंटली हुए हैं इस वजह से ये चर्चा में था। तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की तो पूरा का पूरा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। इसमें इस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को 6 भागों में बांटा गया है। इसका नॉर्दर्न वाला हिस्सा ये है, वेस्ट वाला ये है, सेंट्रल ये है, ईस्टर्न ये है और सदर्न ये है। इसमें आपको कई सारे देश देखने को मिल जाएंगे इस पूरे अफ्रीकन यूनियन में। रिसेंटली इनका 37वां समिट होता है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो समिट है वो चर्चाओं में होता है। तो ध्यान रखिए अफ्रीकन यूनियन क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऐसा संगठन बनाया गया है जहाँ पे अफ्रीका के सभी देश लगभग यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व हैं। बताया जाता है कि इस अफ्रीका के 55 देश, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है इसके कितने कंट्रीज़, 55 कंट्रीज़ मिलकर पूरा अफ्रीकन यूनियन बनाती हैं। ठीक है, ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे पूरा कॉन्टिनेंट दोस्तों यहाँ पर मिलकर काम करता है। इस यूनियन को लॉन्च किया गया था साल 2002 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इथियोपिया के अंदर एडिस अबाबा में। इथियोपिया ये है, यहीं एडिस अबाबा में इनका हेडक्वार्टर बनाया गया है और वह हेडक्वार्टर चाइना ने बनाने में मदद की है। यह ध्यान रखिए। अफ्रीकन यूनियन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 55। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर एडिस अबाबा यहाँ पर है। ऑफिशियली 2002 में इसको लॉन्च किया गया। तो इस पूरे अफ्रीकन यूनियन को हमने हिस्सा बनाया G20 का, जहाँ पे अगेन G20 में पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन सीधा सीधा आ गया। नाउ
अब बात आती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हमारे यूनाइटेड नेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में बाय द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की बॉडी है, मैंने आपको बताया। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और 15 में से होते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं ये हर 2 साल में बदलते हैं। ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है, नाम ही लिखा है, तो ये मेंबर्स रेगुलर बेसिस पर चेंज होते हैं, हर 2 साल में ये चेंज होते हैं। लेकिन जो 5 परमानेंट है, नाम ही परमानेंट है, तो वो एज इट इज मेंबर्स बने रहेंगे ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये 5 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन से हैं। इनको P5 मेंबर्स भी बोलते हैं। इसमें पहला है यूएसए, दूसरा है रशिया, तीसरा है फ्रांस, चौथा है चाइना एंड 5वां यूनाइटेड किंगडम। इनका नाम ध्यान रखना, एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, बता ही चुका हूँ इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज हम लोग ये मांग करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसमें यहाँ पर कुछ देश हैं जो आज के समय पर नहीं आते, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि इन परमानेंट मेंबर्स के पास में एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, वीटो पावर होती हैं, बड़े बड़े डिसीजंस को रोक सकते हैं, उनको ले सकते हैं डिसीजंस को। और ये बात दोस्तों केवल भारत नहीं उठाता है, भारत के साथ साथ कुछ और देश मिलकर उठाते हैं कि भाई हमको भी परमानेंट मेंबर बनाओ यहाँ पे, हम उसके लिए डिजर्व करते हैं। और इसके लिए दोस्तों अभी मार्केट में एक G4 ग्रुप बना हुआ है जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। और वो 4 देश कौन कौन से हैं इसमें? अगेन इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। ये चारों देश मिलकर मांग कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट करना, हम मिलकर परमानेंट सीट लेंगे यहाँ पर। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, इन 5 देशों को देखो, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूके। अब ये दुनिया में कहाँ कहाँ पर नजर आएंगे? तो यूएसए ये हो गया, यूके भी ऊपर हो गया, ये रहा यूके, ये रहा यूएसए, ये रहा रशिया, फ्रांस यहाँ पे अगेन यूरोप में आपका फ्रांस ये हो गया, चाइना ये हो गया। अब उसके अलावा बचा कौन आपका? आखिरी बचा आपका यहाँ पर कोई नहीं बचा, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना और यहाँ पे यूके। ये 5 देश दोस्तों अगर आप देख पाएंगे तो ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर। तो अब ये बताइए ये 5 देश कहाँ पर हैं? अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन ड्रॉ हो गई। इस लाइन से ऊपर वाले जितने भी देश हैं ये सब मिलकर आज पूरा मतलब पूरे देश को, पूरे दुनिया को लेकर कई सारे जो डिसीजंस होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये ले रहे हैं। अरे तो साउथ अमेरिका कहाँ जाएगा यार? अफ्रीका कहाँ जाएगा? वेस्ट एशिया से कोई देश नहीं है, साउथ एशिया से कोई देश नहीं है, इधर यहाँ पर नीचे कोई कंट्रीज नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया से कोई कंट्री नहीं है इसके अंदर में। तो भारत ने यही मांग की है। पीएम मोदी कहते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं, इसमें हमारे को एक परमानेंट सीट मिलेगी, अफ्रीका को परमानेंट सीट दीजिए, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील खड़ा है, हमें ही परमानेंट सीट चाहिए, इधर से ही परमानेंट सीट दीजिए, ताकि पूरे दुनिया का रिप्रेजेंटेशन तो कम से कम उसमें हो। 5 नहीं तो 10 मेंबर कर दो। तो ऐसे यहाँ पर इसका जो रोल है वो निभाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर न्यूज़ में रहता है और क्वेश्चंस आपसे यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो आर्टिकल है ये मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूंगा। आखिरी आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर का, इसमें काफ़ी टाइम भी चाहिए, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैंने आपसे बोला है कि जल्दी अपलोड करना है वीडियो, तो लेंदी ना हो इस चक्कर में ये वाला आर्टिकल मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूंगा। लगा रहेगा पीपीटी में एज इट इज़, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ही इसके बारे में और मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी यहाँ से मेंस में सवाल पूछ चुका है। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग एक अपने प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पर। यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे बात हो रही है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इंडिया आज के समय पर मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया को लीड करता है। दूसरा यहाँ पर इसमें ऐड किया गया है कि हम 2nd नंबर पर आते हैं दुनिया भर में फिश प्रोडक्शन के मामले में। तो जी बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी है, व्हाइट रेवोल्यूशन जब पढ़ाया कि मिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया लीड कर रहा है, और दूसरा भी सही है कि हाँ फिश प्रोडक्शन के मामले में हम 2nd नंबर पर आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसका मेन पर्पज़ है टूरिज्म को बढ़ाना, वो भी फिशरीज एक्टिविटी के माध्यम से। जो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री संपदा योजना का मेन मकसद यही है फिशरी सेक्टर को इंप्रूव करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो मैंने क्या बोल दिया, दूसरा स्टेटमेंट सही है? सही नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना का मेन पर्पज़ है हमारे फिशरी सेक्टर को इंप्रूव करना, प्रमोट करना, ना कि यहाँ पर इसके आधार पर टूरिज्म को बढ़ाना, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, बट स्टेटमेंट 1 सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मेन पर्पस क्या है? फिशरी सेक्टर को डेवलप करना, इसको आगे ग्रो करना, इसको आगे बढ़ाना।
और जो हमारे मछुआरे हैं उनकी इनकम को डबल करना, है ना, और इस जनरेट बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना। तो इस वजह से यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बट पहला वाला स्टेटमेंट सही है। क्लियर हो गया? चलिए ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस कई बार यहाँ पे आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। तो ये था आज का पर्टिकुलर डिस्कशन। एक आर्टिकल मैंने छोड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया है, वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। वीडियो थोड़ा सा डिले हो रहा है यार, क्योंकि कंटेंट को मैनेज करने में थोड़ा समय लगता है, बट मैं चाहता हूँ आपके पास में एक परफेक्ट वीडियो पहुँचे, कोई जल्दबाजी ना हो, आराम से आप अपने नोट्स को इकट्ठा करके अच्छे से पढ़ सकें, वही आपके प्रिपरेशन को बेटर तरीके से कर पाएगा। ना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। अच्छा, एक बात और है, एक बात यह है कि भाई शाम को तैयार रहना। शाम को डेली बेसिस पे 8:30 से 9 के बीच में एक और वीडियो आपको मिलता है करंट अफेयर्स का। उसमें जितने भी हमारे बाकी सारे सोर्सेस होते हैं द हिंदू के अलावा, उसका प्रॉपर कवरेज किया जाता है। वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। पिछले कल मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाया था, बट आज मिलेंगे आपको। ठीक है, बाय बाय।